हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग जारी हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इसमें बहुत लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि इंसानों के का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ हथियार भी देता है और यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग भी सीज फायर के खिलाफ देता है। और भी बहुत से मुल्क हैं जिनके चेहरे साफ हुए हैं, बेनकाब हुए हैं। उसके अलावा वहां जो इंसानी क्राइसिस है, इंसानी क्राइसिस ऐसा कि अल जजीरा के एक रिपोर्ट ने बताया कि पीने के पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब उनके एक तरह से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ी, उसके बावजूद दुनिया के बहुत से मुल्क बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं और अरब मुल्क तो शायद ऐसे देख रहे हैं जैसे कि फिलिस्तीनी मामला इसी तरह से हल हो जाए ताकि उनके सर का बोझ खत्म हो जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमास को खत्म करने का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था जंग के शुरू में, क्या वो हो पाएगी? क्या जमीनी जंग में इजराइल वाकई कुछ गेन कर पाएगा? जितने नुकसानात सामने आ रहे हैं उसके सामने तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल में है इजराइल। सियासी तौर पर भी, डिप्लोमेटिकली, हर तरफ से इजराइल घिरा हुआ है और फिलिस्तीनियों के साथ दुनिया की पब्लिक ओपिनियन बहुत मजबूती से सामने आ रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो कई मुल्कों में विदेशी रिपोर्टर के तौर पर, कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर और कई जंगों को कवर किया है। एक लंबा जर्नलिज्म का कैरियर है। जॉन दयाल साहब को हम अपनी नौजवानी में, बचपन में एडिटर के तौर पर देखते थे, मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जॉन दयाल साहब के तजर्बात इस प्रोग्राम में आ जाते हैं। हम इसलिए उनको तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि जंग को अब आप कहां पा रहे हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने सीज फायर के खिलाफ वोट दिया है। अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है 2 महीने के बाद एक बात तो कही जा सकती है बिना शक और बिना किसी सुबह के, और वो ये है कि वियतनाम की लड़ाई के बाद, यानी कि 55 साल के बाद, इंटरनेशनल जनता, चाहे वो लंदन में हो, पेरिस में हो, बर्लिन में हो, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शहरों में हो, इतनी तादाद में सिविलियन लोग, मुसलमान नहीं, सिविलियन लोग, ईसाई लोग, यहूदी लोग सड़क पर उतरे हैं गाजा के लोगों के सपोर्ट में। इजरायली पॉलिटिशियंस, इजरायली फौज के एक तरफा सिविलियंस के ऊपर हमले के खिलाफ, और वहां पर जो बच्चों के खास कर कत्लेआम हो रहा है, सहाफियों के साथ एक तरीके से कत्लेआम हो गए। कितने मर गए जानते नहीं है, 65 मर गए, 70 मर गए, कोई नहीं जानता। उसके खिलाफ जो एक पूरे दुनिया में एक गिन सी हो गई है, वो बहुत अहम बात है। आप ये देखिए, उन्हीं दिनों, बल्कि उससे ज्यादा, यूक्रेन की लड़ाई को तो 1 साल से ज्यादा हो गया, उसके फेवर में, यूक्रेन के फेवर में इंटरनेशनल कोई बड़ा जमू नहीं निकला है, न हिंदुस्तान में ना कहीं पर। इक्का दुक्का सरकारों ने कराया होगा, मगर कोई बड़ा पॉपुलर मूवमेंट नहीं पैदा हुआ है गाजा के लोगों के लिए हुआ है। इसका साफ है कि यूएन में चाहे कुछ भी हो, राजधानियों में चाहे कुछ भी हो, नई दिल्ली में, वॉशिंगटन में, लंदन में, कुछ भी हो, मगर दुनिया का दिल आज कहना ही पड़ेगा कि फिलिस्तीनियों के लिए, गाजन्स के लिए लड़क रहा है। अब क्या इसराइल कहां फंसा है? अगर आप, ये सिर्फ अल जजीरा की बात नहीं है, आपकी चैनल की बात नहीं है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम गाजन्स के हिमायती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो एक तरीके से सरकारी अखबार तो नहीं है, मगर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को दर्शाता है कई बात चीजों में, और जहां तक
यहूदियों की बात है, बैंक की बात है, वो कंजर्वेटिव थॉट को बताते हैं। आज वहां पे कई एक आर्टिकल्स हैं जिसमें 2-3 बातें साफ हैं। पहली बात तो है, क्या इज़राइल जीत रहा है? वहां पे एकदम कहा गया है, नहीं जीत रहा है। शायद 3 से लेके 5,000 तक इजरायली सिपाही सोल्जर्स घायल हो चुके हैं, जिसमें से 2,000 के करीब करीब इनवैलिड हो चुके हैं, यानी वो इस हालत में है कि उनको अस्पताल जाके भी वापस नहीं आ सकते हैं। 1,200-1,500 जो मर गए वो तो मर गए। क्या हमास को खत्म कर पाएगा इज़राइल? उन्हीं का जवाब है, नहीं कर पाएगा। तीसरा, क्या ये लड़ाई इज़राइल हमास को पूरा खत्म करके जीतेगा? साफ उसका जवाब है, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बड़ी फर्क है। उसके बाद और भी एनालिसिस है, इजिप्ट का क्या हाल रहेगा, क्योंकि इजिप्ट का बॉर्डर गाजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। वहां पे ट्रांजिट पॉइंट्स है, वहीं से रसद जाती है, वहीं से इलाज के लिए एम्बुलेंस जाती है, दवाइयां जाती हैं, और मगर वो एक मिलिटराइज्ड बॉर्डर है, मतलब कि इजिप्ट की फौज वहां पे बड़ी जोर से तैनात है गाजा के लोगों को रेफ्यूजी एंट्री करने के रोकने के लिए। क्या अगर मौका आया तो क्या इजिप्ट रोक पाएगा? जवाब है, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर 1 लाख आदमी अचानक आ जाएगा तो हालांकि इजिप्ट ने कहा है कि हमारे चाहे लाखों बढ़ जाए, एक भी रेफ्यूजी नहीं आ पाएगा। वो लफाजी है, उसमें कोई जुमलाबाजी है, कह सकते हैं आप हमारे हिंदुस्तानियों की जुबान में, उसमें कोई दम नहीं है उस बात में। तो जैसे मैंने आपके चैनल पे कहा, क्योंकि मैं वो इलाका देख चुका हूँ, इजरायली के प्राइम मिनिस्टर को इक्का दुक्का वाली इंटरव्यू कर चुका हूँ, अरब स्कोर्स को मैं दोनों का जिगर, गुर्दा, ताकत कुछ हद तक जानता हूँ। ये एक जमाने में कहा जा सकता था कि अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स ऑब्जेक्ट विच इज इमूवेबल, यानी कि ऐसी कुवत जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी चट्टान से टकराती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। तो उसका क्या असर होगा ये तो कोई नहीं जानता ना। ऐसे लोग मान के चलते थे, मगर ऐसा नहीं होता है। हर एक देश की, हर एक फौज की, हर एक सभ्य समाज की एक हद होती है कि इससे ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं लेगा। दुनिया की भी एक हद है। आज की बाद में कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीने में इसराइल ने गाजा के ऊपर इतने बम गिराए, इतने बम गिराए कि जिसके लिए यूक्रेन तो कोई बात ही नहीं है। पूरे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जितना पर स्क्वायर इंच बम्बार्डिंग होती थी, वियतनाम से भी ज्यादा वहां पे हो चुकी है। अब उसका क्या आप सोच सकते हैं कि क्या जो वहां पे हैवानियत के हद के अलावा जो वहां पे लोग होते होंगे, जब आवाजें आती होंगी, रॉकेट बज रहे होते हैं, क्या होगा? आप अस्पतालों को बम कर रहे हो, आप पत्रकारों को मार रहे हो, आपके पास फर्क फर्क किस्म के हथियार हैं। पहली बात तो आप हमास का जो सरप्राइज हमला था उसको रोक नहीं पाएगा। अब खिसियाना करके आपने जिस तरीके से एक बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कर दिया है, आपने ठीक ही कहा। पानी के लिए लड़ना तो दिल्ली की गलियों में होता है, इसमें कोई, जहां पे भी कोई चीज कम होगी लोग एक दूसरे को झपट मारेंगे, वो लड़ाई नहीं है। मगर लोग बिना दवाई के, बिना पानी के मर रहे हैं। बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं, पेट में मर रहे हैं। वो जो हो रहा है उसको ये आप कह दे, कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट कह दे कि पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, उससे बात पूरी साफ नहीं होती है। साफ जब होती है जब आप कहें कि एक को दफनाने गए, जब तक घर आए तो 3 और लाशें पड़ी थी। पत्रकार आपसे बात कर रहा है, उसका परिवार गायब है। दूसरा एक परिवार है, वहां पे बुजुर्ग आ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं अपनी बेटी को, जवाब नहीं दे रही है। बेटी के बेटे को जवाब आवाज दे रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहा है। उसकी बहन को जवाब दे, पूछ रहे खाओ बेटी, सकीना तो खाओ। उनकी खुद की बेटी, उनका नवासी, उनकी नातिन, सबका उस आदमी के ऊपर
क्या बीती होगी। आपने उस पत्रकार की भी कहानी सुनी होगी जिसका परिवार नष्ट हो गया, वो इंटरव्यू दे रहा है, क्या उसके, हम खुद मैं और आप दोनों पत्रकार हैं, उसके उसके दिल का दर्द हम समझ सकते हैं। अभी जो एक पत्रकार की फैमिली के 21 लोगों के मारे जाने की खबर है खान यूनिस में, ये इससे बड़ी तकलीफदेह और सच्चाई को दबाने की इससे बड़ी कोशिश का सबूत नहीं हो सकता कि जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है। 60 और 70 के बीच कम से कम 70 मारे जा चुके हैं गाजा में। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एक इजरायली पॉलिटिशियन ने इस हद तक कहा है, अभी खान यूनिस से एक वीडियो आई है जिसमें फिलिस्तीनियों के जिस्म से कपड़ा उतारा हुआ अंडरवियर में है और उनको लाइन से सड़क पर बिठाया हुआ है, फौजी देख रहे हैं। उन फिलिस्तीनियों के बारे में एक इजरायली पॉलिटिशियन कह रहा है कि अगर ये मुझे फैसला लेना होता तो इनको जिंदा बुलडोजर से मिट्टी के नीचे दबवा देता। यानी इस हद तक हैवानियत वहां पर, जी जी बिल्कुल। तो ऐसी नजर आ रही है। अब ये बताइए कि जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए, पुतिन अचानक सऊदी अरब और यूएई आए वेडनेसडे को, और उससे अगले ही दिन थर्सडे को ईरान के प्रेसिडेंट मॉस्को पहुंचे। ये जो, और एक ईयू का डेलीगेशन चाइना का विजिट करता है। इस सब के क्या मानी है डिप्लोमेसी में? आपको क्या लगता है किस तरफ क्या कुछ होगा? यूएनओ में तो सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया गया। देखिए, यूएनओ में ना हो और यूएनओ में रेजोल्यूशन पास हो भी जाता तो उसका क्या होता? यूएनओ की कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, कोई उसके ग्राउंड फोर्स नहीं है, कोई उसकी मान ही नहीं रहा है बात। तो वहां पे सेक्रेटरी जनरल खुद ही कह रहे हैं कोई बात नहीं मान रहा है। सेक्रेटरी जनरल कुछ कहते हैं, उनकी उसी वक्त खिल्ली उड़ा दी जाती है। तो आज अपने आप को यूएनओ जितना क्या कर सकते हैं बिना कुव्वत के महसूस कर रहा होगा, कभी नहीं हुआ होगा उसका। यूक्रेन में तो हुआ था, ये तो हद ही पार हो गई है। मगर अमेरिका के अंदर जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे बाइडेन की आज पॉपुलैरिटी 0 है, वहां के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है कांग्रेस के अंदर, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, स्टेट्स में, ये बहुत बड़ी बात होगी मानने की कि वहां पर ऐसी बात नहीं है कि पैलेस्टीनियंस के साथ लोग ना हो, ऐसी बात नहीं है कि वहां की जो आला कमान होती है, जो डिसीजन लेती है, वो कह रही हो कि सारे लोगों को झोंक दो आग में इजराइल के लिए। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो 2 महीने से वहां पे न्यूक्लियर पावर इनके है, सोल्जर्स है, एयरप्लेन है, रॉकेट्स है, सब कुछ है। अभी तक अमेरिका ने अपना खून का एक कतरा नहीं बहाया है अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। तो अमेरिका फूक फूक के पावर रख रहा है, तो बात साफ है। और साथ उसके फ्रांस हो या जर्मनी हो या रशिया हो या चाइना हो, ईयू हो, ये टेंशन्स को रिड्यूस करना मांगते हैं। इन्होंने एक बात तो देख ली है कि लड़ाइयां अब वो नहीं है कि 6 दिन में इजराइल जीत जाए। यहाँ पे आप सोचिए कि रशिया जैसा महान आर्म्ड शक्ति, आप कह दीजिए कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया है, मगर सोवियत यूनियन के खत्म होने से उनकी बम हवा में थोड़ी उड़ गए, वहां पे अभी भी बरकरार है, उनके टैंक बरकरार है, उनके सोल्जर्स फुली ट्रेंड है, थोड़े बुढ़े हो गए मगर है, एक नई नस्ल सोल्जर्स की आ गई है। रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पाया, और यूक्रेन जिसको हम नाटो कह सकते हैं, जिसको अमेरिका कह सकते हैं, वो रशिया का बाल बाका नहीं कर पाया। दोनों भिड़े हुए हैं, जैसे दिल्ली की सड़कों के ऊपर कभी जानवर आपस में भिड़ जाते हैं ना। तो आप सोचिए कि जंग फैले नहीं, कितना भय हो रहा होगा देशों में। अभी कोई आज की तारीख में जहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमी उस हद तक पनप नहीं रही है कि सब लोग कहें कि बहुत सुख चैन की बात है। इंटरनेशनली अनएम्प्लॉयमेंट काफी ऊंची है, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ऊंची है, रशिया में तो है ही है। ये रशिया, चाइना, ईरान के साथ जो कई स्तर पर बात हो रही है, कभी कोई कहाँ पे जाता है, कभी किसके पास कोई जाता है, ये एक तरीके से ढूंढ रहे हैं कि एस्केलेट ना हो किसी तरीके से। दूसरे तरीके पे
ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके का मीडिएशन इंटरमीडिएट आ पाएंगे, क्योंकि ये तो साफ है कि जो इसराइल ने कहा था कि हमास का हम नामो निशान मिटा देंगे, वो तो होता नहीं है। अब आप लड़ाई भी कर रहे हो, हमास को आप घायल भी कर चुके हो, 15,000 सिविलियंस मर चुके हैं वहां पर, कोई मजाक बात नहीं है। जितना आप टेरर लगा सकते तो लगा दिया है। मीडिएशन के लिए, अमन और शांति के लिए कैसे पहल की जाएगी? पूरी दुनिया ने कहा कि शांति हो। एक बहाना था कि एक दूसरे के कैदियों का एक्सचेंज हो, वो बहाना खत्म हो गया। एक्सचेंज के दौरान भी इक्का दुक्के मौतें हो गई उन्हीं कैप्टिव्स की, जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको बचाने के लिए कहा जा रहा था कि लड़ाई लड़ी। तो आगे ना पहली बात तो वो है। दूसरा, दोबारा से सीजफायर कैसे आए, क्या शर्तें हों, क्योंकि अब वो दोबारा पहली वाली शर्त तो नहीं है कि आपने हमारे जो लोग बंदी बना रखे थे उनको छोड़ के, क्या नई शर्तें होंगी? क्या ये कहा जाएगा कि दोनों तरफ से रॉकेटबाजी बंद की जाए? क्या यह कहा जाएगा कि तीसरी लोग जो है, चाहे किसी और देश में हो, कोई और लेबनान में कोई और किस्म की फौज हो, वो इस जंग से दूर रहेंगी? क्या ये हो सकता है सर कि जो इसमें दोनों साइड के बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं, ईरान और रशिया पैलेस्टीनियंस के लिए, और अमेरिका और जर्मनी और यूरोप और बाकी लोग इजराइल के लिए, ये आपस में थर्ड पार्टी बात करके फिर अपने अपने लोगों को कहेंगे आप पीछे हटिए। ये सारे, मेरा ख्याल है आज की तारीख में, अगर जिस तरीके से हम इंटरनेशनल प्रेस को देख रहे हैं, जो आज की तारीख में टोटली इजराइल के साथ नहीं है, बहुत बड़ी एक तरीके से ह्यूमैनिटी के कॉन्शियस की चीज है कि एम्बेडेड मीडिया, अमेरिका का एम्बेडेड मीडिया भी आज आंख खोल के कुछ बात कर रहा है। आप अल जजीरा तो करता ही था। तीसरी बात जो आपने लाई है वो थोड़ी सी रुला देने वाली बात है कि अरबी बोलने वाले लोग, अरब नस्ल के लोग बड़े बड़े देशों में बहुत ही अमीर हैं, जिन्होंने पिछले 50 साल से पैलेस्टीनियंस की कोई मदद की भी नहीं है। कोई जमानत है कभी की थी, उसके बाद तो की भी नहीं है। अभी भी डायस्पोरा को, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को हिकारत की नजर से देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप सबको मिल गई है। मैं कोविड से कुछ दिन पहले जॉर्डन में मैं और स्वामी अग्निवेश और मणिशंकर आइए गए थे। हमने दोनों चीजें देखी। एक तो इजरायली फौज किस किस्म की बदतमीज है। स्वामी अग्निवेश मरहूम, अल्लाह उनकी एकदम उनके आत्मा को शांति दे, उन्होंने तो वहां बैठ गए थे चेक पॉइंट के ऊपर कि हम उठेंगे नहीं, यहाँ से भूख हड़ताल कर देंगे। जिस तरीके से बदतमीजी से हम लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। तो खैर वो तो रात गई बात गई, मगर कहने का मतलब यह है कि हमने भी देखा है कि सऊदी अरेबिया खास करके और बाकी जो अरब देश हैं, वो पैलेस्टीनियंस के लिए जो कर सकते थे, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको खुदा ही हुक्म था कि आप अपने भाइयों के लिए, बिरादर के लिए, अपने, ये नहीं कहूँगा कि अपने धर्मवासियों के लिए, मगर आपके पड़ोसी है, वो आपके पड़ोसी है, कहीं दूर के नहीं है, कहीं वो क्या कहते फिलीपींस के नहीं है, चीन के नहीं है, आप ही की जुबान बोलते हैं। उनके लिए आप कुछ मदद कीजिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल एक तरीके से अमेरिका के, क्या कह सकता हूं मैं बिना उनको एक तरीके से गाली दिए हुए, अमेरिका के हिमायती बन गए, और तो क्या कह सकता हूँ उनका जो अच्छा, ना सिर्फ हिमायती बन गए, ना सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि पिछले हफ्ते इजरायली प्रेसिडेंट को वेलकम किया अबू धाबी में। ये और बड़ा साइन था कि शायद वो अब भी इजराइल के साथ खड़े होने का, बाकायदा दुनिया के सामने अपने आप को खड़े करके इजरायलियों के साथ जोड़ करके देखना चाहते हैं। ये तो और भी बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, देखिए वो लोग झप्पी नहीं मारते, तो झप्पी भी मार देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अभी एक खबर आई है कल कि 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 4,70,000 इजरायली मुल्क छोड़ करके चले गए, जिनके बारे में ये यकीन नहीं है कि वो वापस आएंगे। इतनी छोटी पॉपुलेशन में इस तेजी से लोगों का रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हो गया, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने शायद आपके चैनल पर जिक्र किया था, नहीं तो तब भी आप खुद भी बहुत ज्यादा जानते हैं
ये जो इज़राइल में व्हाइट ज्यूज जो हैं, जो जर्मनी से, नॉर्वे से आए थे, रशिया से नहीं, जो वेस्टर्न नदर्न यूरोप से गए थे, उनकी डुअल सिटीजनशिप है। वो अमेरिकी भी है और इज़राइली भी है। तो इज़राइल की फौज में भर्ती होना नहीं मांगते, वो चेक काट के दे देते हैं। और इज़राइल से जब कूच करते हैं वो, जैसे इंडिया में एनआरआई पैसा जमा करते हैं ना, हमारे इन्वेस्ट करते हैं और रातों रात निकाल लेते हैं। तो वहां पर वो उनका इन्वेस्टमेंट से, अगर उनको लगता है कि हमारे को जानी खतरा है, $1 लाख हार जाए तो कोई बात नहीं है, वो तो जुआ है। अगर जान के ऊपर पड़ जाए कि अगला बम पे शायद हमारा ही नाम लिखा हो अगली बुलेट पे, तब तो भागेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो पैसे वाले लोग हैं, बैंकर्स हैं, ये वॉर मशीन्स जहाँ पे कहलाता है कॉर्पोरेट सेक्टर, जो वॉर का कॉर्पोरेट सेक्टर है। पुराने जमाने में उसको कहते थे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंबाइन, अब शायद आजकल नाम शायद बदल दिया है। और उनका बड़ा राजनीति को पटाने में, पैसा खर्च करने में, इलेक्शन में, सब चीजों में उनका बड़ा हाथ रहता है। जो आप जानते ही हैं, जो वेपन एजेंट्स हैं, उनका जैसा मालोमाल और कौन हो सकता है। हिंदुस्तान में भी वो बहुत माली लोग हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि 4 लाख भाग गए हैं, अब 10 लाख और जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो डुअल सिटीजनशिप की है। इनमें रशिया से आए हुए गरीब लोग नहीं है, जिनको आपने पैलेस्टीन के बॉर्डर पर कर दिया कि जब भी हमला होगा तो पहले आप झेलेंगे। इसमें इथोपियन यहूदी नहीं है जो जिनकी खाल मेरे जैसी होती है। इसमें बंबई के यहूदी नहीं है जिनकी खाल भी मेरे जैसी होती है, एक का तुक्का आपकी जैसी भी होती होगी। वो नहीं है, क्योंकि उनको आपने बॉर्डर पर बिठाया हुआ है। ये वो माली लोग हैं, बड़े तोंद के, बड़े बड़े पर्स के, जो हवाई जहाज में लाखों का इधर लाखों का उधर करते हैं। तो इसमें मेरे को कोई अजब नहीं लगा कि वो जब खतरा सा आ जाता है तो भाग गए वहां से। तो अब आपको क्या लगता है, क्या जंगबंदी होगी? क्योंकि आम लोगों के सवालात जो कमेंट्स में आते हैं वो यही कंसर्न है लोगों का कि क्या जंगबंद होगी, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। गाजा के बारे में जो शुरू में एक डिबेट शुरू हुई थी, पोस्ट वार गाजा माइनस हमास, कौन उसको एडमिनिस्टर करेगा, उस पर बहस अब जरा रुक गई है। आपको क्या लगता है, पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई है उसकी? क्या क्या मेरा इजराइल की सेहत के लिए भी, हम सब की सेहत के लिए मेरी दुआ यही रहेगी कि सीजफायर हो, जल्दी से हो। मोदी साहब उसमें हाथ अपना आगे करें, आपकी बहुत पहुंच है सबों में, आप करें, बाकी जो देश के लोग हैं करें, सीजफायर हो। क्योंकि मेरे को खतरा जब होगा जब मैं ये समझूंगा कि हमास इस हद तक दब गया है कि वो खुदकशी के मौके पर आ गया है, उसको आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर नौबत आ गई तो इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। जब आप उसको इतना पुश कर दोगे तो किस हद तक जाएंगे, इसको इजराइल सोचते होंगे, कैलकुलेट तो करते ही होंगे। तो वो भी जानते हैं कि प्रेशर इतना ही दो जो बर्दाश्त हो पाए और जिसका रेजिस्टेंस हम बर्दाश्त कर पाए। इतना प्रेशर मत डालिए कि ऐसा बड़ा विस्फोट हो, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर कुकर सिचुएशन। वो हो जाएगा तो क्या होगा वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, कहना भी नहीं चाहिए। और उस बड़े धमाके या बड़ी जंग का इशारा ईरानियन डिप्लोमेट्स भी बार बार दे रहे हैं कि ये जंग बंद हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा रीजनल एक तरह से एक्सप्लोजन होगा जंग में। तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है जिसको शायद इजराइल या नेतन्याहू नहीं समझ रहे। वो अपनी अदालत की जंग से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या पूरे मुल्क को वो दांव पे लगाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी आप आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम सब लोग इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि नेतन्याहू एक सर्वोच्च नेता नहीं है वहां पर। वो अगर ये जंग नहीं होती तो जेल में होता। तो जंग की वजह से एक तरीके से वो उसकी लीडरशिप मान रहे हैं, मगर उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, आर्मी के जनरल्स का प्रेशर है, अपने उसके साथियों का, कोalition पार्टनर्स का, तो ही ऑपोजिशन का काफी उसके ऊपर प्रेशर है। वो इनके रहते हुए अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेगा और उसके या वो खुद डिसीजन ले, उसके बदले सामूहिक
पार्लियामेंट का वहाँ पर डिसीजन रहेगा, फौज किस तरीके से कहेगी कि कुछ हद हो जाती है, फौज की भी अपनी लिमिट्स होती है, ये देखने की बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नेतन्याहू पर भी हमको नजर रखनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों को बता दूं कि तमाम तजर्बात दुनिया को नज़दीक से देखने के बाद जो चीज़ें कही जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, वो सब इस प्रोग्राम में आपके सामने आई। आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।